होलसेल के अंदर पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 से हो गया था कि कल सारी चीज़ें कवर करनी थी, लेकिन टाइम इतना था नहीं, तो हमने कुछ चीज़ें उसकी कवर की थी। तो किसी को याद है कल हमने क्या क्या चीज़ें कवर की होलसेल में? अगर कोई यहाँ पे कौन देख रहा था? सबसे पहले हमने प्रोडक्ट वैलिडेशन का क्राइटेरिया पढ़ा था, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था कि क्राइटेरिया होता क्या है। अभी रिसेंटली जो अपडेटेड क्राइटेरिया है होलसेल का, वो क्या क्राइटेरिया, ठीक है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट निकाली थी जिसको हमने देखा था कि वो क्या आया उस क्राइटेरिया के साथ, हमारे मैच कर दिया या नहीं कर, ठीक है। अगर नहीं करी तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो कि होनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें जो उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने ग्राफ को थोड़ा सा रीड किया था, ठीक है। ग्राफ के बाद हम बैक ऑफ स्टेटिक्स पे गए थे और वहाँ पे हमारी क्लास हो गई थी एंड। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे कि ग्राफ्स को थोड़ा सा अगेन दोबारा देख लेंगे कि ग्राफ को रीड किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ग्राफ को रीड करने के थोड़ा सा ग्राफ को रीड करने के बाद हम ये देखेंगे कि बैक ऑफ स्टेटिक्स कैसे होता है, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशन होती है ना, प्रॉफिट एंड मार्जिन कैलकुलेशन, वो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, होलसेल के प्रोडक्ट की। अच्छा, होलसेल के अंदर ना ये जो ग्राफ होता है कीपा का, ये कीपा का ग्राफ ना हमें प्राइवेट लेबल के लिए भी काम आता है, ठीक है। जब हम किसी प्राइवेट लेबल को अपने कंप्यूटर का एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो हमें वहाँ पे उसके BSR की कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है कि उसको जो भी हमारा प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, 2-3 हम जिनको एज अ कंप्यूटर अपने सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम उनके BSR को देखते हैं कि ये जो इनको कंप्यूटर बनाने क्या ये इतने कैपेबल है कि हमारा कंप्यूटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि ये जो 3 जो शॉर्ट सेलर हैं प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, तो इनको BSR, इनका जो BSR है वो कंसिस्टेंट है नहीं है। और हमने BSR को किससे लिंक किया हुआ है? BSR कैसे किसी का मेंटेन होता है? सेल्स की वजह से, ठीक है। अगर किसी की सेल्स कंसिस्टेंट होगी तो उसका BSR भी कंसिस्टेंट होगा। अगर उसकी सेल्स डाउन होगी तो उसका BSR बढ़ जाएगा, और अगर उसकी सेल्स अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसका BSR नीचे आ जाएगा। तो ये नॉर्मली हम लोग देखते हो, ठीक है। तो कल हमने ये वाली प्रोडक्ट को देख रहे थे, मैंने इसके साथ अभी एक और प्रोडक्ट भी निकाली है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को दोबारा से एक दफ़ा नजर डालते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को निकाला था, इसका BSR आ रहा है 13,000। कल इसका कितना BSR था, किसी को याद है? 16,000, ठीक है। तो आज 13,000 हो गया। तो क्या हुआ है, BSR बढ़ा है कम हुआ है? कम हुआ है। तो इसकी सेल्स क्या हुई? सेल्स बढ़, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ हमें पता चला। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें देखा था कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है नहीं है, तो वो हमें कैसे पता लगा था? नंबर ऑफ सेलर्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसमें आएंगे नंबर ऑफ सेलर्स 67 है। इसका मतलब ये होलसेल की प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। अगर सेलर्स कम होते तो ये होलसेल की प्रोडक्ट नहीं होती, ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती। कम से कम 4 या उससे कम होती, ठीक है, 4 से कम होती। तो ये चीज़ हमें पता लग गया था कि होलसेल की प्रोडक्ट है। फिर हमने इसके रिव्यूज़ देखे थे, इसकी रेटिंग देखी थी, इसकी प्राइस देखी थी। तो हमें ये 2-3 चीज़ों से आइडिया हो गया था कि ठीक है, यहाँ पे तो हमारी प्रोडक्ट की क्राइटेरिया मैच कर रही है। लेकिन अभी हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइनलाइज नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट बस फाइनलाइज हो गई, अब हमने इसका ऑर्डर करना है। अब हमने इसका बाय बॉक्स के ग्राफ देखने, बाय बॉक्स स्टैटिक्स देखने, बाय बॉक्स रोटेट किस तरीके से हो रहा है, और देन हम जाएंगे इसकी प्रॉफिट एंड मार्जिन कैलकुलेशन। और बीच में एक चीज़ और हम देखेंगे, वो देखेंगे इसकी जो सप्लाई और डिमांड, वो भी हमने जो कल डिटेल में डिस्कस की कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है। और जो सप्लायर इसके अंदर बैठे हुए हैं, जो सेलर्स को प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उनके पास कितना स्टॉक, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे ग्राफ के अंदर। कल हमने ग्राफ देखा था, तो ये ग्राफ हमें कैसा लगा था? ये ग्राफ कैसा है इस प्रोडक्ट का? अच्छा है, ठीक है, कंसिस्टेंट ग्राफ है। इसमें क्या है, देखो यहाँ से BSR इसका शुरू हो रहा है 16,000 से 15,000 पे गया है, फिर यहाँ पे 14,000 पे चले गया, फिर यहाँ पे 13,000 पे आ गया, फिर 13,000 पे आया है, फिर यहाँ पे 15,000 पे आया है। तो तकरीबन ये कोई 13, 14, 15,000 के दरमियान रोटेट बाय बॉक्स पे है, ठीक है। और बाय बॉक्स कभी भी किसी का एक दिन में 2-3 दफा भी चेंज हो जाए। कभी 15,000 होगा, कभी अगर सेल्स ज़्यादा है अचानक BSR कम हो जाएगा, सेल्स नहीं आई तो अचानक BSR नीचे चले जाएगा। तो ये रहता है। तो हमें जो देखना होता है वो एवरेज BSR भी देखना होता है, वो हम कैसा देखेंगे उसमें हम आगे देखेंगे। अच्छा, सिर्फ BSR हमने 30 डेज का नहीं देखना, हमने इसको 90 डेज के ऊपर भी देखना। 30 पहले हमने इसको 30 डेज पे यहाँ पे देख लिया, फिर 90 डेज पे देख लिया। अब एहतियातन हम इसको 1 ईयर में देखते हैं। अब देखिए 1 ईयर में इसका BSR पहले 8,000 7,000 हुआ करता था। ये अगर मैं सितंबर की बात करूँ, नवंबर जनवरी के अंदर, ठीक है।
लेकिन उसके बाद फिर इसका BSR आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, यानी इसके प्रोडक्ट की सेल्स कम होती गई है, लेकिन फिर भी ये इतनी बुरी प्रोडक्ट नहीं है कि इसमें जाया ना जाए। कम हुआ है लेकिन अभी भी हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है BSR। हमारा क्राइटेरिया क्या था 1 से लेके 50,000, लेकिन अभी भी इसका BSR पहले अगर कुछ महीनों पहले 8,000 था, 9,000 था, 10,000 था, तो अब इसका BSR 15-16,000 पे चले, तो अभी भी इस प्रोडक्ट को सेल मिल गई, ठीक है। तो ये हम एहतियातन देखते हैं 1 ईयर का, ताकि हमें अगर पीछे कोई इस तरीके का मसला हुआ तो हमें पता लग जाए कि भाई इसमें कोई प्रोडक्ट में पीछे कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद 1 ईयर के अंदर ही इसका बायबॉक्स भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसका बायबॉक्स को अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में इसका बायबॉक्स वैसा ही रहा है जैसा लास्ट हमने 90 डेज के अंदर देखा, यानी कि इसकी बायबॉक्स जो रोटेट हो रहा है ना वो एक प्राइस के अंदर ही रोटेट होता है, यानी कि $1-2 का फर्क आ रहा है। कोई आप यहाँ से इसको देखना शुरू करो तो यहाँ पहले 28 की सेल हो रही है, ठीक है, फिर इसको 28 अमेजोन पे सेल कर रहा था, फिर थर्ड पार्टी FBA 27, 28, ठीक है, फिर इसमें नीचे आ जाते हैं 22 पे एक बंदा आया, लेकिन ये एक बंदा कौन आया, FBM आया, ठीक है। तो FBM हमने पढ़ा था कि FBM वाले क्या कर रहे होते हैं, जो भी बंदा किसी प्रोडक्ट को FBM कर रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि वो बंदा उसको अमेजोन को अमेजोन की जो FBA फीसिस है वो उसको नहीं देनी पड़ती, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट की प्राइस हमसे कम भी रख सकता है। हम लोग नॉर्मली जो पाकिस्तान से काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर लोग वो FBA सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें फीसिस ज़्यादा देनी पड़ती है, इसलिए हमारी प्राइस जो है ना FBA के बराबर, जितने FBA सेलर ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के अंदर पहले से मौजूद है एटलीस्ट उनके बराबर तो हमारी प्राइस होनी चाहिए, उस प्राइस पे हमें मार्जिन होना चाहिए। FBM वालों से हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम FBM को देखते हैं कि कहीं FBM डोमिनेंट तो नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर। अगर वो डोमिनेंट नहीं है, जैसे अभी इस प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा कि FBM थोड़ा सा एक आया था, ठीक है, अपनी एक आध इसने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी एक दफा इसको बायबॉक्स मिला और फिर चली गया, लेकिन अब दोबारा हम देख रहे हैं तो सारा FBA के पास ही है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोबारा FBM आया 21 में आया, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा बायबॉक्स मिला, फिर उसके बाद ये आगे चलते जाए तो FBA वालों के पास ही रोटेट हो रहा है और एक लिमिटेड प्राइस के अंदर रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दफा दोबारा FBM आया था, ये 20 में भी सेल कर गया, ठीक है, लेकिन ये बार बार नहीं आ रहा, एक दफा कभी आता है, थोड़ा सा स्टॉक लेके थोड़ा सा निकाल के चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बायबॉक्स रोटेट हो रहा है वो FBA वालों के दरमियान, तो ये हमारे लिए अच्छा साइन होता है। जहाँ पे भी FBM डोमिनेंट होंगे वहाँ पे हम कोशिश करेंगे उस प्रोडक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि हम FBM से नहीं कॉम्पीट कर सकते। हमने कल पढ़ा था बायबॉक्स रोटेशन की सबसे पहली वजह क्या होती है, प्राइस होती है, और वो हमसे कम प्राइस में ही सेल करेंगे। अब ये 20 में अगर FBM वाला कर रहा है, ठीक है, तो मैं 20 में नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अगर FBA की फीसिस लगाऊंगा, मैं ये सारी चीज़ें लगाऊंगा, तो मुझे तो मे भी पॉसिबल कि 22 की 23 की पड़ जाएगी प्रोडक्ट, तो जब मुझे 22-23 की प्रोडक्ट पड़ रही है तो फिर 20 में उसको कैसे सोल्व करूँ, ये तो लॉस हो गया, ब्रेक इवन भी मुझे नहीं होगी, तो FBM से हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं। तो FBM में यहाँ पे 3PL सर्विसेज जो ले रहे हैं वो भी बैठे हैं, तो हम FBA सिर्फ क्यों करते हैं, FBM क्यों नहीं करते, हमारी जो सस्ती पड़ी है। बिल्कुल सही, आपका अच्छा सवाल है। FBA इसलिए करते हैं, इसके 2-3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है, नॉर्मली जो FBA बंदा कर रहा होता है ना, वो ये होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट करते हैं उसको मीटू करते हैं और बैठ जाते हैं। FBA में जितनी भी हेडिंग होती है ना प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने की, वो सारी हेडिंग होती है अमेजोन में, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग FBM करते हैं, अगर हमारी बहुत सारी रीज़न की वजह से FBA हमारी शिपमेंट जो है ना लेट हो जाती है कस्टमर की तरफ, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट उसके पास टाइमली पहुंच नहीं पाई, तो कस्टमर क्या करता है, हमें नेगेटिव रिव्यू देता है, ठीक है। और अगर हम इसको मुसलसल कंटिन्यूसली ऐसा रखें कि हमारी प्रोडक्ट कस्टमर तक लेट पहुंच रही है किसी रीज़न की वजह से, तो हमें उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी अकाउंट हेल्थ के ऊपर पड़ता है, ठीक है। पहला रीज़न तो इसका ये होता है कि लोग इसको अवॉइड करते हैं FBM को। अच्छा, अगर आप US में खुद रह रहे हो और आपके घर पर प्रोडक्ट रखिए और आप खुद FBM की सर्विसेज दे रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान से कर रहे हैं तो हम तो यहाँ बैठे हैं, तो जो वहाँ पर वेयर हाउसेज हैं जितने भी, तो हम लोग नॉर्मली उनसे सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब वेयर हाउस पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं, कुछ वेयर हाउसेज तो ये सर्विसेज ही नहीं देते, ठीक है, वो सिर्फ वो कहते हैं आप अपनी इन्वेंट्री हमें भिजवा दें, हम यहाँ से सिर्फ अमेजोन वेयर हाउस पे भिजवा दें। अच्छा, अगर वो नॉर्मली अगर वो सर्विसेज दे भी रहे कि भाई ठीक है हम आपको देंगे, तो उनमें हो सकता है वो मिसाल के तौर पर हमें 100 ऑर्डर आ, उन्होंने 95 ऑर्डर टाइमली पहुँचा दिए, लेकिन 5 ऑर्डर ऐसे हैं जो डिले पहुँचे, उसकी वजह से मुझे नेगेटिव रेटिंग पड़ी, उसका इम्पैक्ट मेरे डायरेक्ट अकाउंट हेल्थ पे होगा, ठीक है, एक चीज़ ये होती है। और लोग ज़्यादातर अमेजोन को पसंद क्यों करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि अमेजोन के अंदर FBA सर्विसेज है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप चाहे प्राइवेट लेवल कर रहे हो चाहे होलसेल कर रहे हो, आपने वहाँ प्रोडक्ट मीटू करके छोड़ दी, आप आराम से घर पे बैठे हो, सो रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, आपके ऑर्डर आ रहे हैं,
अमेजोन क्या करता है, आपकी इन्वेंट्री में से प्रोडक्ट उठाता है, कस्टमर को पहुंचा देता है, आपके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एफबीएम में क्या होता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको डेली बेसिस पे अपना अकाउंट खोल के चेक करना पड़ेगा। जो ऑर्डर आया, अगर तो आप अमेजोन से सर्विसेज ले रहे हो शिपमेंट की, तो आपको डेली बेसिस पे उस ऑर्डर का प्रिंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे अब नॉर्मली एफबीएम में एक मसला ये भी आता है कि समटाइम्स वैसे तो यूएसए के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कस्टमर जो है ना हमें डिनाई करने से पाकिस्तान में होता है कि हमें प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट हर जगह मौजूद होते हैं। समटाइम वहाँ पे भी कस्टमर क्या करता है, बोलते हैं कि जी हमें प्रोडक्ट ही रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो अगर तो एफबीए कर रहे हैं फिर तो ये अमेजोन की हेडेक है, हमारा तो मसला ही है ना भाई। लेकिन अगर हम एफबीएम कर रहे हैं तो अगर प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई सामने वाले के पास और उसके लिए हमने वहाँ से सर्विसेज नहीं ली, अच्छा इसकी एक सर्विस होती है अमेजोन की एफबीएम के अंदर। सर्विस क्या होती है कि अमेजोन क्या करता है, एक आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचा दी, ठीक है नॉर्मली, और अगर कस्टमर ने क्लेम कर दिया कि भाई वो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि मुझे प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लेट सपोज अगर आप ले रहे हो सिग्नेचर सर्विसेज, सिग्नेचर सर्विस में क्या होता है, अगर आपने अमेजोन से सर्विस ली, अमेजोन क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट उठाएगा, कस्टमर को डिलीवर करेगा और कस्टमर से सिग्नेचर भी लेगा, लेकिन उसके आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन इस वजह से होते हैं जिसकी वजह से लोग एफबीएम को अवॉइड करते हैं, नहीं चाहते, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि लोग एफबीए की वजह से अमेजोन को पसंद करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा एक बिजनेस चलता रहे ऑटोमेट के ऊपर और हम अपना नॉर्मली अपनी जो भी दूसरे बिजनेस रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं उसमें हम इन्वॉल्व हैं। अगर हम एफबीएम कर रहे हैं तो हमें डेली बेसिस पे लॉजिस्टिक्स खुद देखनी पड़ेगी, हर चीज़ खुद उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा, खुद डेली बेसिस पे ना अपने क्या कहते हैं जो भी सप्लायर है जिससे हम सर्विस ले रहे हैं तो उसको भेजना पड़ेगा, या अगर हम अमेजोन से भी ले रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं रखवानी पड़ेगी ना। अब प्रोडक्ट, अब मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, और मेरी प्रोडक्ट यूएस के अंदर है, तो अगर मैं अमेजोन से सर्विसेज नहीं ले रहा तो मैं प्रोडक्ट को कहाँ पे रखूँगा, 3PL के अंदर रखूँगा, तो 3PL में मेरी प्रोडक्ट रखी है तो वो भी मुझसे स्टोरेज फीस तो चार्ज करेगा। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, एफबीए प्रेफर करते हैं, ठीक है, एफबीएम को अवॉइड करते हैं। ये कुछ इसमें एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा, आपने मुझे पहले भी लास्ट सेशन में आपने बताया था कि क्राइटेरिया में आपने देखी कि अमेजोन प्रेफर करते हैं प्राइस की बेसिस पे ना बाय बॉक्स को, एंड देन फोर्थ पे आके ना एफबीएम को प्रेफर करता है। सो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट रहा है यूके की मार्केट प्लेस में स्पेसिफिकली। मैंने ऐसे बहुत सारे सेलर्स देखे हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड वो एफबीए होने की वजह से बाय बॉक्स से ज़्यादा आ रहे होते हैं। सीनियर से भी यही होता है यूके की मार्केट। अच्छा, उसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, आपको कल एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपका स्टॉक दो डिफरेंट जगह पे रखा हो और कोई बंदा वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो बाय बॉक्स उस प्रोडक्ट का वो बंदा ही दिखाएगा, उसी लोकेशन पे जिसके स्टॉक रखा हुआ होगा वही दिखाएगा। लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट रखी हुई है फ्लोरिडा के अंदर, ठीक है, और उसी से एक और सेलर है उस प्रोडक्ट के अंदर और उसकी प्रोडक्ट रखी हुई है टेक्सास के अंदर, टेक्सास के वेयर हाउस में, और मेरी प्रोडक्ट है फ्लोरिडा के अमेजोन वेयर हाउस के अंदर। अगर तो कोई फ्लोरिडा का बंदा उसको देखेगा, ठीक है, तो वहाँ से उसको क्या होगा नॉर्मली कि जो फ्लोरिडा का जिसके पास स्टॉक होगा ना, अमेजोन प्रेफर करेगा कि इस बंदे का आगे दिखाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरिडा में ही प्रोडक्ट है और फ्लोरिडा में ही कस्टमर मौजूद है तो वो शिपिंग सर्विस जल्दी हो जाएगी, कस्टमर पे जल्दी पहुँच जाएगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा अमेजोन के साथ, ठीक है। एक रीज़न ये होता है। बाकी दूसरी जो चीज़ है, अपने बात की एफबीए की, नॉर्मली एफबीए को प्रेफर किया जाता है, लेकिन उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो एफबीए दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर। प्राइस तो पहले नंबर पे रहेगी, ये बात तो अपनी जगह डन है। लेकिन ये जो केसेस होते हैं ना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ में आप देखेंगे कि हाई प्राइस की वजह से, अब वहाँ सिर्फ हाई प्राइस मैटर नहीं कर रही होगी, आप उनको देखेंगे वहाँ पे स्टॉक भी मैटर कर रहा होगा, रेटिंग भी मैटर कर रही होगी और देन एफबीए भी मैटर कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर दो बंदे हैं दोनों की हर चीज़ सेम है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई एक सेलर भी किसी पे सबकत लेके जा रहा है तो बाय बॉक्स उसी को प्रेफर होगा, किसी न किसी रीजन की वजह से, ठीक है। और ये हर चीज़ में काम नहीं करेगा, कहीं आप 95%, 97% तो यही रेशो रहता है, 3%, 4-5% तो ये रहती हैं चीज़ें कि वो आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से चीज़ें नहीं चली, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ पे देखिए